ग्लोरियस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। प्रीवियस क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, उसी क्लास को एक और बढ़ाएंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है। इसे प्रीवियस क्लास में हम लेक्चर नंबर 1 पर बात कर चुके थे। आइए जहाँ तक से हम लोग छोड़ा था उसी कड़ी को एक और बढ़ाते हैं और हम बात करेंगे बीमारियाँ के बारे में। देखिए बीमारियाँ आमतौर पर क्या होता है, देखिए हम लोग जब असहज हो जाते हैं, किसी कार्य करने के लिए समर्थ नहीं होते हैं या हमारे अंदर कमजोरी जैसा महसूस होता है तो हम कहते हैं कि हम क्या है, बीमार है। तो उसी को हम बीमार बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने आप को अस्वस्थ महसूस करता है तब वो बीमार माना जाता है। बीमारियां कई तरह से फैलती हैं, कभी खराब भोजन से खाने से, तो कभी गंदा पानी पीने से, कभी गंदगी की वजह से, और कभी भोजन के अभाव से, तो कभी जीव जंतुओं के काटने से होती है। यानी बीमारी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं करते होंगे, या भोजन में अशुद्धि पदार्थ होगा, या विषाणु या कीटाणु वगैरह ऐसी चीज़ अगर आपके शरीर में प्रवेश करती है भोजन के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं आप बीमार पड़ सकते हैं। तो बीमार पड़ने के कई तरीके हो सकते हैं। देखिए बीमारियां दो प्रकार की होती है, जैसे जन्मजात होती है और एक उपार्जित होती है। जन्मजात बीमारी वैसा है जो आप जब जन्म लेते हैं तब से वो आपके अंदर पाई जाती है। एक उपार्जित होती है जो आपको जन्म के पश्चात किसी वातावरण से या किसी प्रकार के भोजन और विषैली पदार्थ के सेवन से आपके अंदर वो प्रकार की बीमारी उत्पन्न होता है। उसी को हम उपार्जित कहते हैं, या उसी को अर्जित भी बीमारी हम कहते हैं। जन्मजात वो बीमारियां होती हैं जो किसी व्यक्ति के अंदर जन्म से ही होती है, जैसे में हीमोफीलिया, रक्त का धक्का नहीं जमना। रक्त का धक्का क्या होता है, ये विटामिन के की कमी से होता है। और इसमें क्या होता है, जब आपका हाथ या पैर कट जाता है तो बहुत जल्दी आपका रक्त नहीं रुक पाता है, लगातार रक्त बहने लगता है, यानी खून बहने लगता है। ठीक, उसके में वर्ण रहता है, जैसे लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाना, दोनों में विभिन्नता को स्पष्ट नहीं कर पाना, ये बीमारी जो होती है वो आपके जन्मजात होती है। उसके उपार्जित बीमारी की बात करें तो हमें वातावरण से मिलती है। आमतौर बताए थे जिसकी उपज हमारे वातावरण है, हमारे खान पान हो या हमारे गंदगी, हमारे जो पोषण तत्व जो हमारे शरीर को चाहिए, अगर उसमें किसी प्रकार की कमी होती है तो उस प्रकार से हमारे अंदर वो उपार्जित बीमारी क्या होती है, उत्पन्न होती है। जैसे में रतौंधी की बात करें, रतौंधी हो गया, फिर पेचिश, छोटी माता, काली खांसी, ये तमाम जो बीमारी है जो उपार्जित है कहीं ना कहीं हमारे हमको वातावरण से प्राप्त होती है। फिर उपार्जित बीमारी में भी प्रकार होते हैं। देखिए उपार्जित बीमारी की बात करें जो हमको वातावरण से मिलता है, हमारे शरीर में प्रवेश करता है, वो उपार्जित बीमारी है। पुनः दो प्रकार की होती है, जिसमें एक होता है संक्रामक और एक होता है असंक्रामक। देखिए संक्रामक मतलब असंक्रामक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल ये पूछे जाते हैं। देखिए संक्रामक वे रोग होते हैं जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ और कवकों या फफूंदियों से मिलते हैं। ये हवा, पानी और भोजन के द्वारा फैलते हैं। कहने का मतलब संक्रामक बीमारी की बात करें तो ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ये स्थानांतरित होती है। जैसे मैं अभी वर्तमान में बात करें, कोरोना एक बीमारी जो अभी महामारी चल रहा है, ये बीमारी भी क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो हम कोरोना को भी क्या कहेंगे, वो भी एक संक्रामक बीमारी है जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में फैलती है। एक वायरस है यानी विषाणु है जिसके माध्यम से वो शरीर के अंदर प्रवेश करती है। ये हवा और पानी और भोजन के द्वारा फैलते हैं। ये रोग एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में फैल सकते हैं और नहीं भी फैल सकते हैं। आमतौर पर फैल भी सकते हैं, नहीं भी फैल सकते हैं, लेकिन कोरोना जो है वो आपको एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में फैलेंगे, ये 100% सिद्ध हो चुका है। जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू, उसका में तपेदिक हो गया, हैजा आदि, ये सब संक्रामक है। और असंक्रामक की बात करेंगे तो वैसे रोग जो एक दूसरे से मनुष्य के में संपर्क आने से भी वो नहीं फैलते हैं। जैसे वे रोग होते हैं जो किसी अंग की खराबी से, भोजन के अभाव से, खनिज के अभाव से, या फिर किसी चीज़ के एलर्जी से हो सकती है, जैसे में हार्ट अटैक, स्कर्वी, उसके में कैंसर आदि। ये तमाम जो बीमारी है वो असंक्रामक रोग है, यानी जिससे किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो भी बीमारी फैलने की कोई भी आशंका आपके साथ में नहीं है। अब आगे बात करेंगे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए हम लोग बीमारी की बात करें तो बीमारी हमारा दो प्रकार के होते हैं। अभी जस्ट बात की तो संक्षिप्त में, अब हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। देखिए बीमारियां जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक आपका जन्मजात बीमारी होता है जिसमें हम लोग बात किए थे हीमोफीलिया, जिसमें आप हीमोफीलिया की बीमारी के बारे में बात, जिसमें रक्त का धक्का नहीं जमना होता है और विटामिन के की कमी से होती है, भी रक्त का धक्का नहीं जमता है, यानी रक्त अगर हाथ कटते हैं तो रक्त जल्दी आपका नहीं रुकता है। फिर आपका वर्ण रहता है यहाँ पर हरे और लाल रंग में विभेद करने में आप सक्षम नहीं होते। उपार्जित बीमारी में हम बात किए थे, हार्ट अटैक हुआ, उसका नहीं, उपार्जित बीमारी में दो प्रकार होते हैं जिसमें हम लोग संक्रामक पढ़े थे और असंक्रामक के बारे में पढ़े, जैसे जीवाणु, तपेदिक होता है, फिर विषाणु जैसे पोलिया, उसका प्रोटोजोआ जैसे मलेरिया। फिर अगर बात करें इसी में तो कवक, जैसे हम लोग खुजली, खाज, ये बीमारी होती है। उसके बाद अगर हम असंक्रामक रोग की बात करें तो वहाँ पर हार्ट अटैक, स्कर्वी और कैंसर, ये तमाम चीज़ें बीमारी है वो उपार्जित बीमारी के अंतर्गत आते हैं। और ये बीमारी का हमारा असंक्रामक है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलता है।
देखिए अब इसी को करके आगे बढ़ेंगे। देखिए जो बीमार जो पड़ने के जो कारण थे उस पर बात करें। खराब भोजन खाने से, दूषित जल से, गंदगी से या जीव जंतु के काटने से हमारे शरीर में कीटाणु, जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ, फफूंदी चले जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। ये तमाम जो तत्व है जिसमें जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, फफूंद, ये तमाम चीज़ अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो हमको बीमारी के लक्षण की ओर हमको ले जाता है। देखिए जीवाणु जनित रोग कौन कौन से उसको जान लेते हैं। देखिए जीवाणु जनित रोग की बात करें तो ये रोग जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं। ये रोग काली खांसी, निमोनिया, प्लेग, तपेदिक, उसके अंदर में कोड यानी कुष्ठ रोग, उसके अंदर में धनुष टका और उसके अंदर में टेटनस जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर में आंत्र ज्वर, उसके अंदर टाइफाइड, उसके अंदर में डिप्थीरिया और हैजा जिनसे कॉलरा जिसको बोलते हैं, ये तमाम चीज़ होता है जीवाणु जनित रोग है। फिर प्लेग की बात करें तो प्लेग जो होता है चूहे के द्वारा फैलते हैं। इस बीमारी को काली मौत भी कहा जाता है। ये सवाल आपसे पूछा गया था कि किस बीमारी को काली मौत के नाम से जानते हैं, तो वो जो ब्लैक डेथ जो होता है उसको हम लोग प्लेग के नाम से जानते हैं। और प्लेग किससे फैलता है, तो ये हमारे चूहा के काटने से प्लेग फैलता है। ठीक है। हैजा की बात करें तो हैजा जो हमारा मधुमक्खी, दूषित जल और खाने से फैलता है। इससे उल्टी दस्त लगता है, यानी अगर ये हैजा किसी को हो गया है तो उल्टी और दस्त लगातार उसके अंदर ये प्रकार की सिम्टम आपको देखने को मिलेगी। उसके अंदर में आंत्र ज्वार यानी म्यादी बुखार की बात करें तो ये हमारा दूषित जल और खाने से फैलता है। देखिए इस चीज़ को बड़ी गौर से आप देखिएगा। देखिए इससे सीटी में क्वेश्चन बनते रहे और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका हमने पार्ट 1 पहले करा दिया था, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों मिला के आपका पूरा कंबाइंड बनेगा। देन हम लास्ट में कुछ क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में पूछने जाने की ये संभावना है। फिर उसके में विडाल परीक्षण आंत्र ज्वर से संबंधित है। उसके में डिप्थीरिया की बात करें तो ये काली खांसी है और टेटनस बीमारियों को दूर करने के लिए एक टीका लगाया जाता है, जैसे जिसको नाम है DPT। एक टीका है जो आपको काली खांसी और टेटनस से बचने के लिए आपको इंजेक्शन दिया जाता है। देखिए तपेदिक बीमारी से हमारे फेफड़े प्रभावित होती हैं। इस बीमारी को टीबी कहा जाता है। यह सवाल पूछा गया था कि टीबी बीमारी का जो मुख्य लक्षण है वो तपेदिक बीमारी है जिसके कारण वो टीबी होता है। ठीक है। इस बीमारी को दूर करने के लिए BCG यानी बैसिलियस कालमेट गुरिन का टीका लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है, बैसिलियस उसका में कालमेट गुरिन का टीका लगाया जाता है। इसको BCG कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति को टीबी हो जाता है तो इस प्रकार का टीका लगाया जाता है जिससे उसको उपचार किया जाता है। अब विषाणु जनित रोग की बात करें, विषाणु जनित रोग से कौन कौन सी बीमारी होते हैं और इसके क्या फैलने के कारण हैं। देखिए विषाणु जनित रोग की बात करेंगे तो ये विषाणुओं से फैलते हैं। ये रोग पीलिया, छोटी माता, चेचक, एड्स, फ्लू, खसरा, रेबीज, उसके में गलसुआ, डेंगू, पोलिया और चिकनगुनिया, ये तमाम जो बीमारी है वो आपको विषाणु से फैलते हैं। ठीक है। और आगे बात करें, इसी करके आगे बढ़ाएंगे। फिर देखिए अगर हम बात करें, देखिए एलिसा, देखिए एलिसा परीक्षण जो होता है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एड्स के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो एलिसा परीक्षण जो है वो एड्स से संबंधित परीक्षण है। ठीक है। उसके अंदर में पीलिया दूषित जल से फैलता है और इससे हमारा शरीर पीला पड़ जाता है। पीलिया जो बीमारी, इससे हमारा शरीर पीला पड़ता है और अंटिल आपकी डेथ हो जाती है। पोलियो भी दूषित जल और भोजन से फैलता है। और रेबीज जो है आमतौर पर वो जानवरों के काटने से, जैसे कुत्ता, घोड़ा, बंदर आदि अगर काट लेता है आपको तो आपको रेबीज बीमारी आपके शरीर में उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। डेंगू और चिकनगुनिया की बात करें तो ये एडिज मच्छर काटने से होता है। ये सवाल पूछा गया था कि डेंगू किस प्रकार के मच्छर से होता है, तो एडिज मच्छर के काटने से आपके शरीर में डेंगू और चिकनगुनिया हो सकते हैं। मच्छर के उपचार के लिए आप मच्छरदानी का प्रयोग करें और अपने आसपास जो भी आपके कुआं वगैरह उसकी साफ सफाई करें और बर्तन में कभी पानी जमने ना दे। ये सब मच्छर के जन्मजात और प्रजनन के लिए लाभकारी होता है। तो इस कार्य हमको नहीं करना जहाँ पर मच्छरों को लाभकारी और उसके प्रजनन में हम उसको सहायता करें। गलसुआ जिसको में कनपेर कहते हैं, में कानों के नीचे सूजन आ जाती है और भारत से चेचक और पोलियो नामक बीमारियां दूर हो गई। यानी आमतौर पर बात करें चेचक और पोलियो बीमारियां बहुत कम होता है, लेकिन अभी हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, वहाँ पर पोलियो से भी बहुत सारे लोग संक्रमित हैं और अभी तक पोलियो मुक्त नहीं हो पाया है। पोलियो को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए भारत सरकार ने पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की 1995 में की थी। और उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम अब भी संचालित है और इसके अंतर्गत 0 से 5 वर्ष की आयु वाले बच्चे को पोलियो दिया जाता है। आमतौर पर भी देखते होंगे पोलियो पड़ता है और ये 0 से 5 वर्षों के बच्चे को पोलियो दिया जाता है ताकि जीवन में कभी पोलियो उसके शरीर में उत्पन्न ना हो। ये 1995 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। अब बात करेंगे प्रोटोजोआ से किस प्रकार की बीमारी थी। प्रोटोजोआ जो होता है इससे कौन कौन सी बीमारी हो गई। देखिए यह रोग जो होता है प्रोटोजोआ से फैलते हैं। जैसे ये रोग पेचिस, डायरिया, मलेरिया, पायरिया, पेचिस
ये तमाम जो बीमारी है वो प्रोटोजोआ से फैलते हैं। देखिए पेचिस मक्खियों द्वारा फैलते हैं, इससे पतले दस्त होते हैं और उसके साथ में खून आता है, ये हमारा पेचिस होता है। आमतौर पर इसको ममोरा कहते हैं। उसके अंदर में पायरिया दांतों में फैलती है। पायरिया आप देखे होंगे, मसूरों से खून वगैरह निकल रहा है, आपका पायरिया कहलाता है। देखिए मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलती है। ये सवाल आपसे पूछा गया था कि मलेरिया जो होता है किस प्रकार के मच्छर से, मच्छर में मादा जो मच्छर उसका नाम है एनोफिलीज, का नाम है उसका एनोफिलीज मच्छर जो है जिससे वो फैलता है। इसका प्रोटोजोआ यानी प्लाज्मोडियम यानी प्लासीपेरम है। क्या है, देखिए इसका जो है प्रोटोजोआ जो है उसको प्लाज्मोडियम यानी प्लासीपेरम है। इससे कपकपी के साथ में बुखार आती है और इसकी दवाई कुनैन और सिनकोना, किससे, यानी कुनैन एक दवा है और उसके में सिनकोना नामक पेड़ के छाल से बनाई जाती है। यानी मलेरिया जो है इसमें आपको कपकपी बुखार होता है आपके शरीर में, और इसकी जो दवाई जो होती है वो आपको सिनकोना नामक पेड़ के छाल से बनाई जाती है। इसको अंडरलाइन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा भी गया है, आप पर गौर करेंगे। फिर आगे देखिए यहाँ पर बनती है, उससे बनती है। मच्छरों को दूर करने के लिए तालाबों में मछलियाँ पाली जाती है। रोनाल्ड रॉस ने यह खोज किया था, इसलिए मलेरिया मच्छरों से फैलती है। मलेरिया आमतौर पर मच्छरों से फैलती है, इसी आप जानते भी है, बखूबी है कि नहीं। और इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप मच्छरदानी का प्रयोग करें ताकि आप इससे बचे हुए रहेंगे। फफूंद की बात करें, कवक की बात करें तो इससे कौन सा, ये फफूंद से फैलते हैं, जिससे में ये रोग दाग, खाज, उसके अलावा अस्थमा सांस लेने से संबंधित बीमारी है। किसी को अस्थमा हो जाती है तो उसको क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर मच्छरों से फैलने की बात करें तो मच्छरों से फैलने वाली बीमारी आपका मलेरिया, डेंगू है, चिकनगुनिया, मस्तिष्क ज्वर, ये तमाम चीज़ें मच्छरों से फैलती है। मक्खियों से फैलने वाली बीमारी की बात करें, हैजा, पेचिस, डायरिया वाले रोग जो है वो मक्खियों से फैलते हैं। अगर आपका शुद्ध खाना अगर मक्खी बैठ जाते हैं वहाँ पर तो उसके अंदर आपको हैजा, चिकनगुनिया की ओर आपको शरीर को ले जाएगा। दूषित जल की बात करें, भोजन से होने वाले रोग जो उसमें पीलिया है, पोलियो, आंत्र, ज्वर, हैजा, ये तमाम जो बीमारी उससे आपको होता है। देखिए अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अभावजन्य, क्या है, अभावजन्य रोग। अभावजन्य मतलब होता है अगर कोई चीज़ आपको, अगर पूरे मात्रा में भोजन में आपको पर्याप्त भोजन में तत्व नहीं मिलते हैं तो उससे भी आपको किस प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो सकती है, उसको हमें अभावजन्य रोग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे बात करें, ये रोग भोजन की कमी के कारण होते हैं, ये किसी पोषक तत्व या खनिज की कमी से होते हैं। इन रोगों को दूर करने के लिए हमें उन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे हैं। जैसे मैं कुछ आगे बात करेंगे इसी में, चाहिए जिनकी कमी के कारण रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हमें बाकी पोषक तत्वों की सेवन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर हमें इस अभावजन्य रोगों से दूर करना है तो हमें हमेशा संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। संतुलित आहार वैसे आहार को कहते हैं इसमें सभी पोषक तत्व आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो वो आपका क्या होता है, संतुलित भोजन कहलाता है, जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में चर्चा कर चुके थे। प्रोटीन और ऊर्जा की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी से बच्चों में क्वाइशीरोकर, क्या है, क्वाइशीरोकर और मरासम्य रोग हो जाता है। इन रोगों में बच्चों की वृद्धि और विकास दोनों रुक जाता है। अगर इस प्रकार के रोग उत्पन्न होती है तो उसमें वृद्धि और विकास दोनों क्या होते हैं, रुक जाता है। अगर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और वसा खाते हैं तो हमें मोटापे की बीमारी हो सकती है। इसलिए हम लोग को कार्बोहाइड्रेट और वसा का प्रयोग कम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। आगे बात करेंगे प्रोटीन की कमी से किस प्रकार की बीमारी होगी। देखिए प्रोटीन की कमी से त्वचा रोग हो सकता है, पेचिस भी हो सकता है और बालों का रंग भी उड़ सकता है और चेहरे पर सूजन भी आ सकता है अगर आपके अंदर प्रोटीन की कमी पाई जाती है। देखिए विटामिन की बात करें, विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी ई के होता है विटामिन, जो हम आगे विस्तार पूर्वक इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए विटामिन बी और सी पानी में घुल जाते हैं, इसलिए इसे जल घुलनशील विटामिन कहा जाता है। देखिए सवाल पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन जो होता है वो घुलनशील है, यानी जल में घुल जाते हैं, तो विटामिन बी और विटामिन सी जो आपका है वो जल में घुलनशील है। देखिए विटामिन, अब हम जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील विटामिन के बारे में जानेंगे। देखिए जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाता है बी और सी जो विटामिन है वो हमारा जल में घुलनशील है, और विटामिन के
ई, डी और ए जो हमारा अघुलनशील है, यानी वो पानी में नहीं घुलता है। अब नीचे तालिका जो दिया उसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन सी बीमारी से किस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और उसके उपचार करने के लिए आप लोग किस चीज़ का सेवन करेंगे जिससे वो बीमारी आपके शरीर से दूर हो जाए। देखिए पहले विटामिन ए की बात करें। विटामिन ए अगर आपके शरीर में कमी हो जाती है तो आपको रतौंधी यानी कम दिखाई देने वाला रोग आपके शरीर में उत्पन्न हो सकता है। देखिए कम रोशनी में दिखाई नहीं देता, अगर कम रोशनी में है तो आपको दिखाई नहीं देगा। और इसको दूर करना चाहते हैं तो दूध, अंडा, मछली, पपीता, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी आदि का प्रयोग अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं विटामिन ए की पूर्ति को आप पूरा क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। विटामिन B1 की बात करें तो B1 से आपको बेरी बेरी रोग होता है, जो आपको थकावट हो जाता है और मांसपेशियों में कमजोरी आ जाना, ये आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। अगर इसको दूर करना चाहते हैं तो यकृत, संतरा, अंडा, उसके में खमीर, मूंगफली, बिना पॉलिश हुई दालें आदि अगर सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको विटामिन B1 मिलेगा, जो आपको बेरी बेरी बीमारी से आपको बचाएगा। आगे बात करेंगे विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी में अगर हम बात करें तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए विटामिन सी की कमी से आपको कौन सा रोग होगा। देखिए विटामिन सी जो होता है पकाने से यह विटामिन नष्ट हो जाता है। अगर किसी खाने को अगर आप पका देते हैं तो उससे विटामिन सी आपको विलुप्त हो जाता है। स्कर्वी रोग जो होता है, क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है और मसूड़े से खून आना, जरों और मांसपेशियों में दर्द होना और घाव भरने में समय लगता है अगर विटामिन सी कमी है। इसको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, खट्टे रसीले आम खाइए, संतरा, नींबू, मौसमी, हरी मिर्च, अमरूद, आंवला आदि का प्रयोग करेंगे तो विटामिन सी आपके शरीर में आपूर्ति को बढ़ाने का काम करेगा। फिर विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है तो आप इसको रिकेट्स होगा जो बच्चों में पाया जाता है। उसके में ऑस्टोपेलेसिया रोग होता है जो बड़ों में पाया जाता है। कौन सा रोग पाया जाता है, ऑस्टोमेलेसिया रोग है जो बड़ों में पाया जाता है, एडल्ट लोग में पाया जाता है, जिससे आपका हड्डियों का कमज़ोर हो जाना या मुड़ जाना, हड्डियों कमज़ोर पड़ जाना या ढीली पड़ जाना, ये चीज़ आपको उत्पन्न होगा विटामिन सी से। अगर विटामिन डी की कमी की बात करें, अगर इसको हम उपचार करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सूर्य की रोशनी लेना पड़ेगा। सनलाइट सबसे बड़ा स्रोत है आपको विटामिन डी का। मछली का तेल हो, दूध, अंडा का प्रयोग करेंगे तो विटामिन डी की आपूर्ति आपके शरीर में होगी। अब देखिए विटामिन के की बात करें तो रक्त का धक्का नहीं जमता है, यानी कहने का मतलब होता है कटने के बाद में खून जल्दी से नहीं रुकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंकुरित अनाज हो, गोभी हो, उसके अंदर ब्रोकली, पालक और बंधा गोभी का प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में विटामिन के की कमी जो है उसकी पूर्ति करेगा और रक्त का धक्का जो होता है वो ठीक हो जाएगा। देखिए विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, यानी कि आपस दोनों में संश्लेषित होती है। अभावजन्य रोग की बात करें, अभावजन्य रोग में ही हम लोग चल रहे थे, तो अभावजन्य रोगों की कमी से भी होते हैं। ये खनिज हमें बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होती है, परंतु खनिज अच्छे स्वास्थ्य एवं उचित विकास के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ प्रमुख खनिज के बाद जैसे लौह खनिज की बात करें तो लौह की कमी से क्या होता है, देखिए लौह की कमी से खून में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, इसके खून में एनीमिया हो जाता है। हमारे शरीर में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वो 12 से 15 GM/DL होता है, यानी कहने का मतलब हुआ अगर इतना से अगर कम अगर मात्रा में हमारे शरीर में है तो हमको क्या होगा, एनीमिया होगा। और हीमोग्लोबिन जानते हैं कि मनुष्य के जो रक्त का रंग जो लाल दिखाई देता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही दिखाई देता है। तो उसके बाद बात करें एनीमिया की बात करें, एनीमिया को दूर करने के लिए हमें पत्तेदार सब्जी, पालक, आंवला, गुड़, वे फल और सब्जी जो कटने के बाद में काले पड़ने लगते हैं, सेब, केला, आलू खाना चाहिए, जिससे हमको एनीमिया जैसे रोग से हमको उपचार मिल सकता है। आयोडीन की कमी से आमतौर पर जानते हैं, आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है जो गले फूल जाते हैं, ये रोग होता है। आमतौर पर जानते हैं आयोडीन हमें मुख्य रूप से समुद्री जीव जंतुओं से मिलता है। आजकल आयोडीन नामक जो है आयोडीन नमक के साथ मिला हुआ मिलता है, यानी आयोडीन जो है वो हमको नमक के साथ में मिला हुआ मिलता है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की कमी से हमारी जो हड्डियाँ है वो कमज़ोर हो जाती है और हमें कैल्शियम दूध, अंडा, सेब, हरी पत्तेदार सब्जी आदि से मिलते हैं। फिर फास्फोरस की बात करें तो ये भी हमारे हड्डी और दांतों के लिए ज़रूरी है। अगर इसका भी अगर कमी हमारे शरीर में पाई जाती है तो इससे भी हमारे शरीर को हानिकारक पहुंच सकता है। उसके अंदर में ये हमें दूध, केला, मिर्च आदि से भी प्राप्त होता है। फास्फोरस की बात करें, हमें भोजन पकाते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भोजन में से विटामिन और खनिज नष्ट न हो और हमारा भोजन संतुलित रहे। देखिए एक सवाल इसे पूछा जाता है बहुत सारे क्वेश्चन में कि आप किस प्रकार से भोजन बनाएंगे कि आपके जो भोजन में जिस प्रकार की विटामिन उपलब्ध हुई विटामिन क्या हो, समाप्त ना हो। देखिए सब्जी काटने के बाद नहीं धोना चाहिए बल्कि उन्हें काटने से पहले धोना चाहिए ताकि जल में घुलनशील पोषक तत्व व्यर्थ ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। देखिए दाल चावल को ज़्यादा नहीं धोना
चाहिए, खाने को ज़्यादा देर तक पकाना नहीं चाहिए और सदैव खाना ढककर ही पकाना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, ढककर ही पकाना चाहिए। खाना पकाते समय आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। क्या करना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, अब कुछ बीमारी की बात करेंगे जिसका घरेलू उपचार भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए कुछ बीमारी है, जैसे बात करें रोग, जिसमें दांत में दर्द हुआ तो हींग का चूर्ण, लौंग का तेल अगर आप रख देंगे तो दांत में तत्कालिक आपको आराम मिल सकता है। पेट में दर्द है, आपको हींग अजवाइन का प्रयोग करेंगे, पेट में दर्द ठीक हो जाएगा। आम बुखार आपको है तो मेथी का चाय पीजिए, घाव है तो हल्दी का लेप लगा दीजिए। मोच कहीं पर आ गया, चोट वोट लग गया, दर्द दे रहा है, पेन उसमें उत्पन्न हो रहा है तो आप हल्दी और चूने का भी लेप लगा सकते हैं। आँख में सूजन है तो धनिया के बीज करें। फिर आँखों में जलन है तो खीरा चाय पत्ती की पट्टी लगा ले, ठीक हो जाएगा, है ना। उसके बाद में अगर गला खराब है, अदरक और गुड़ का प्रयोग करें। उसके बाद बदहजमी है तो सौंफ का प्रयोग करिए। कुछ घरेलू उपचार है जहाँ पर आप उसको ठीक कर सकते हैं। अब कचरा की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, अगर कचरा हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है और कचरा को दूर हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए हमें ज़्यादातर बीमारी गंदगी की वजह से होती है और गंदगी फैलाने के लिए फैलाते हैं कचरे से। गंदगी किससे फैलता है, कचरे से फैलता है। और हम आपको सजेशन दे रहे हैं कि आप भी कचरे का प्रयोग नहीं करेंगे। और कचरे अगर होते हैं तो उसको कूड़ेदान में ही रखेंगे तो नहीं रखेंगे, क्योंकि उससे बहुत सारे जनित रोग उत्पन्न होते हैं। जब हम कचरा इधर उधर सड़क पर बसों पर, रेलगाड़ियों में यानी गलियों में फेंक देते हैं तब गंदगी फैल जाती है। इसकी वजह से ये बीमारियाँ फैलती, इसलिए हमें कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, हमेशा कचरे को कूड़ेदान में ही रखना चाहिए। देखिए कचरा दो प्रकार के होते हैं, इसमें जैव निम्नकरणीय होता है और एक होता है जैव अनिम्नकरणीय होता है। देखिए दोनों बात में समझेंगे। आखिर हम जैव निम्नकरणीय किसे कहेंगे, देखिए वह होता है जो वातावरण कीटाणुओं के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाता है, जिसमें फल की, सब्जियों के छिलके, अंडे का छिलका, कागज, चाय पत्ती, सूखी पत्ती आदि जो होता है वो जैव अनिम्नकरणीय कचरा होता है। यानी कहने का मतलब हुआ ये जीवाणुओं के द्वारा अपघटित हो जाता है यानी समाप्त हो जाता है, उसी को हम लोग अनिम्नकरणीय कहते हैं। जैसे में जो वातावरण कीटाणुओं के द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होता है वो वातावरण को दूषित कर देते हैं। जैसे में पॉलीथीन की बात करें, ये तमाम चीज़ होता है वो अनिम्नीकरणीय। निम्नीकरणीय मतलब वो होता है जो आपको समाप्त कर दे। अनिम्नीकरणीय का मतलब होता है वो प्रकृति में स्टेबल होता है और सबसे ज़्यादा जो दूषित करने का काम करता है वो हमारा अनिम्नकरणीय होता है। अनिम्नकरणीय वो होता है जो प्रोटोजोआ हो या जीवाणु द्वारा वो समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे प्लास्टिक पर बैन सरकार क्यों लगाई थी, क्योंकि इसको समाप्त होने में हजारों लाखों वर्ष लग जाता है और हमारे पर्यावरण को दूषित करने में बहुत ज़्यादा इसका योगदान होता है, इसलिए थैली पर बैन कर दिया। पॉलीथीन की थैली, कांच के टुकड़े और कीले, प्लास्टिक के तमाम चीज़ है वो आपका अनिम्नीकरणीय जो जल्दी समाप्त नहीं होता है। जैसे में अब हम इसको और जानेंगे तो कचरा आपको एक जैव निम्नीकरण, जिसमें फल सब्जियों के छिलके हो गए, अंडे के छिलके, कागज, पत्ते, ये तमाम समाप्त हो जाते हैं। जिसमें अब जैव अनिम्नीकरण की बात करें, जैसे पॉलीथीन की थैलियाँ हो गया, कांच के टुकड़े हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये लंबे समय तक रहता है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग को कम करना चाहिए। अगर बाजार आप जाते भी हैं तो आप कपड़े की थैली का प्रयोग करें, न कि प्लास्टिक का थैली का प्रयोग करें। ठीक है, देखिए अब हम जैव निम्नीकरण की बात करेंगे। जैव निम्नीकरण में कचरा उपयोगी होता है। इस कचरे में हम लोग कंपोस्ट यानी वनस्पतिक खाद तैयार कर लेते हैं। आमतौर पर खाद तैयार होता है जो इस खाद की मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाती है और फसल अच्छी होती है। कंपोस्ट तैयार करने के लिए जैव निम्नीकरण कचरे के गड्ढे खोद कर मिट्टी में दबा दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद में कचरा पूरी तरह से गल जाता है और दुर्गंध मतलब उससे गंदगी आने लगता है, रहित होता है, मतलब जिसका अर्थ होता है कि वनस्पति खाद तैयार हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ ये जो हमारे जो कचरे जो हैं वो हमारे प्रयोग में आते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में। उसको अगर खेत में उसका छिड़काव करते हैं तो फसल की गुणवत्ता को बढ़ाने में वो सहायक होता है। उसके में जब अनिम्नीकरण के बाद अनुप्रयोग, इसका कोई प्रयोग नहीं है और हमारे पर्यावरण को दूषित करने में इसकी भागीदारी बहुत ज़्यादा है। देखिए कचरे को शहर से बाहर और गड्ढे में गहरे गड्ढे होते हैं, ठीक है, वहाँ डाल दिया जाता है, जहाँ जिससे प्रभाव क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भराव क्षेत्र कहा जाता है। इस भराव क्षेत्र में कचरे की मिट्टी की परत से ढक दिया जाता है। जब भराव क्षेत्र पूरी से भर जाता है तो उस पर पार्क या खेल का मैदान बना दिया जाता है। इस प्रकार अनुपयोगी कचरे का उपयोग किया और वातावरण को साफ स्वच्छ रखा जाता है। अनुपयोग को इसको एक अलग मैदान क्षेत्र में, जैसे जहाँ हमको भरना है, जहाँ भविष्य में कुछ चीज़ का निर्माण करना है, वहाँ पर इसको ले जाया जाता है ताकि वहाँ पर उसको भर दिया जाए। अब कचरे कम करने का क्या क्या उपाय हो सकता है, आप कचरे को इस प्रकार से कम कर सकते हैं। देखिए जैव अनिम्नीकरण कचरा ही हमारे वातावरण के लिए ज़्यादा हानिकारक होता है। कभी कभी तो जानवर पॉलीथीन और थैलियों को निगल जाते हैं, जिससे उसकी मृत्यु भी हो जाती है। पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि वस्तुओं जो होता है वो आपके नालियों में भी क्या होता है, जमा कर देता है। ठीक है, और ये जानवरों के लिए हानिकारक है कि नहीं। देखिए नलियों का गंदा पानी जो होता है,
नालियों का गंदा पानी सड़कों पर फैल जाते हैं या घरों में घुस जाते हैं, जिससे वातावरण दूषित हो जाता है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम इस तरह के कचरे को कम से कम वातावरण में डालें। निम्नलिखित उपायों से हम कचरा को कम कर सकते हैं। आइए उन उपायों को भी चर्चा कर लेते हैं जिससे हम कचरा को कम कर सकते हैं। देखिए, पॉलीथीन और प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग कम कर सकते हैं। इसके स्थान पर कागज़ या कपड़े की थैलियों का प्रयोग करें। आमतौर पर प्लास्टिक बैन हो चुका है तो आपको प्रयोग करना ही चाहिए। प्लास्टिक की वस्तु जैसे बोतल, थैलियों आदि का पुनः उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपने एक प्लास्टिक की वस्तु का प्रयोग कर लिया है, दोबारा उसको लॉन्ग टाइम वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए वो क्या है, हानिकारक है। उसके में कागज़ की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कागज़ जो होता है वो पेड़ से बनता है और पेड़ पौधे जानते हैं पर्यावरण का अभिन्न अंग है, और पर्यावरण लगातार कटती जाएगी तो मनुष्य के जीवन के लिए भी अंधकार सा हो जाएगा। ठीक है। कांच प्लास्टिक आदि को पुनर्चक्रित कर और चीज़ें बनाई जा सकती है, यानी उसको फिर पुनः किसी वस्तु में रूपांतरित करके नए वस्तु का निर्माण किया जा सकता है। जैव न्यूनीकरणीय कचरे का प्रयोग वनस्पति खाद बनाने में किया जाता है। आमतौर पर जो हमारे घर में जो कचरे से निकलते हैं, जिसको हम एक गड्ढे में रख देते हैं, उसके उपरांत क्या होता है, कंपोस्ट तैयार होता है, जिसमें हमारा जो अर्थवार्म यानी जिसको केचुआ बोलते हैं वो हमको सहायक साबित होता है उसमें। अतः कचरा दूर करने के लिए तीन आर फैक्टर को आप याद रखेंगे। एक होगा रिड्यूस यानी कम उपयोग करें, उसके बाद रिसाइकिल पुनः चक्रण करें, और रियूज इसको पुनः प्रयोग करें। ये 3 आर फैक्टर को आप ध्यान में रखेंगे और ये 3 फैक्टर आपको याद रहेगा तो आप क्या कर वहीं कचरा का उपयोग कम कर पाएंगे। नोट में देखिए, हिमाचल प्रदेश पहला राज्य और उत्तर प्रदेश में पॉलीथीन और प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आमतौर पर पूरे भारत में भी पॉलीथीन पर बैन लगा दिया गया। आप सामग्री लेने जाए तो वहाँ पर पॉलीथीन का प्रयोग न करके बल्कि कागज या आप कपड़े के बने थैले का प्रयोग करें। अब देखिए, अब एक मिशन जो 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, जहां पर क्या बात की गई थी उसको जान लें। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान एक नई शुरुआत थी। इस अभियान का उद्देश्य था कि पूरे भारत को साफ व स्वच्छ बनाया जाए, और इस अभियान की शुरुआत महात्मा गांधी के जन्मदिन पर यानी 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, जो एक मिशन था जहां पर स्वच्छता अभियान चलाया गया था। और इस अभियान का नारा था, न गंदगी करेंगे और न गंदगी करने देंगे। ठीक है। और पहले 100% खुले में शौच मुक्त जो है ODF राज्य सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरल बना। यानी कहने का मतलब हुआ ODF जो राज्य है जो पूर्णतः शौचालय मुक्त बन चुका था, यानी शौचालय पूरा जो देश के लोग हैं वहाँ पर शौचालय का निर्माण भारत सरकार द्वारा करा दी गई। उस श्रेणी में कौन कौन से, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश और केरल राज्य है। अब आइए कुछ क्वेश्चन पर चर्चा करें। जैसे आपसे वादा किया था कि कुछ क्वेश्चन भी अंत में हम करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपको है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, किसी बीमारी के निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए। एक बीमारी जिससे खांसी कपकपी के साथ बुखार आता है, इससे बार बार पसीना आता है, और इसकी दवाई एक पेड़ की छाल से बनती है, और ये रोग मच्छर से होता है। तो कौन सा रोग है? देखिए, अभी हम जस्ट बात किए थे कि ये रोग हमारा कौन सा रोग है, तो ये रोग हमारा मलेरिया रोग है, जिसमें इस प्रकार के सिम्टम आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरे पत्तीदार सब्जियां, गुड़, आंवला आदि में कौन सा खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन आप देते हैं आयोडीन, कैल्शियम, लौह या सोडियम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? लौह, यानी लौह में इस प्रकार की प्रचुर मात्रा में आपको पाई जाती है। सांप अपने शिकारी को क्या करता है? तो हम बात की थी प्रीवियस क्लास में, सांप क्या काट कर खाता है, चीर कर खाता है, पूरा निगल जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो सांप के पास दांत होते हैं, लेकिन वो अपना जो शिकार होता है वो पूरा क्या करते हैं? निगल लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 का सी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, पीलिया, पोलियो, आंत्रज्वर रोग कैसे फैलता है? मच्छरों से फैलता है, दूषित जल एवं भोजन से फैलता है, फिर आपको मक्खियों से फैलता है, या कृत्रिम से फैलता है? तो 4 का आप दीजिएगा, 4 का क्या हो जाएगा? बी, जो आपका सही उत्तर है, यानी दूषित जल एवं भोजन से आपको पीलिया, पोलिया और आंत्रज्वर रोग आपके शरीर में उत्पन्न होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है उसके में टेपियोका। देखिए, टेपियोका कहाँ पाया जाता है? केरल में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। तो आपको ये केरल में पाया जाता है। 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो प्रोटीन क्यों आवश्यक है? हमारे शरीर को प्रोटीन क्यों चाहिए? बीमारियों से बचने के लिए, हमारे शरीर में वृद्धि के लिए, शरीर में ऊर्जा के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। प्रोटीन का जो प्रयोग हम लोग करते हैं आमतौर पर, तो हम क्या करते हैं, किसके लिए करते हैं बता सकते हैं? तो हम करते हैं शरीर में वृद्धि के लिए करते हैं। प्रोटीन का किससे करते हैं? शरीर में वृद्धि के लिए करते हैं। और विटामिन का हम जो प्रयोग करते हैं वो हम बीमारियों को दूर करने के लिए करते हैं। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जस्ट हम बात किए, तो विटामिन ए की कमी से आपको कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होगा, घेगा रोग होगा, एनीमिया या रतौंधी। तो इसका जो 7 का जो ऑप्शन नंबर होगा डी होगा, रतौंधी जो होगा रोग आपको उत्पन्न होगा, जिसमें आपको कम प्रकाश में आप देख नहीं पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी का होगा, 7 का सही होगा।
8 की बात करें, निम्नलिखित में किस बीमारी में डीपीटी का टीका दिया जाता है? टेटनस में, काली खांसी में, या उसके नंबर डिप्थीरिया में, या उपरोक्त सभी में? तो इसका उत्तर दीजिएगा 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी उपरोक्त सभी में दिया जाता है। काली खांसी भी है, टेटनस भी है, तो आपको डीपीटी का टीका आपको दिया जाता है। अब आगे बात करेंगे, लिंग हु क्या है? देखिए, लिंग हु फेन क्या है? तो ये भोजन है, नृत्य है, लोक कला है, या प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। तो ये आपका एक भोजन है जो हांगकांग के लोग खाते हैं, और लिंग हु जो फेन जो एक भोजन है जो सांप का भोजन है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, तो 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से क्या हिंता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है? जैसे वसा, खनिज, विटामिन, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का बात करें तो 10 का जो ऑप्शन नंबर होगा सी होगा, जो हमको विटामिन जो है जिससे हमको शरीर में क्या होता है? बचता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, निम्न में से कौन सा बीज है? चावल बीज है, सौंफ है, काली मिर्च है, या उपरोक्त सभी? 11 का आप ऑप्शन नंबर देंगे तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? आपका सही होगा, उपरोक्त सभी जो है वो बीज है। अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर की बात, जिसको हम लोग फ्रिज आमतौर पर बोलते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में खाने पीने की चीज़ लंबे समय तक खराब क्यों नहीं होती है? इसका तापमान कम होता है और इससे खाने पीने की चीज़ में नमी बढ़ जाती है। फिर ऑप्शन नंबर 2 बात करेंगे, इसका तापमान कम होता है जिससे खाने पीने की चीज़ें की नमी कम हो जाती है। इसका तापमान कम होता है जिससे रोगाणु निष्क्रिय हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, इसका तापमान कम हो जिससे क्या होता है? रोगाणु नष्ट हो जाता है। देखिए, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, इसको रोगाणु जो होता है वो निष्क्रिय हो जाता है, यानी 12 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आपका सही होगा। तो आई होप कि 12 में 12 आप सही बनाए होंगे। कैसा लगा वीडियो लिखना ना भूलेंगे। यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट की तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि आपको समय समय क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।